हेलो फ्रेंड्स, सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जीके जीएस की हमारी 6000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे अग्निवीर हो, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, पीबी का कोई एग्जाम हो, जहां भी जीके जीएस पूछा जाता है सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 4 मार्च 1950, 4 मार्च 1951, 4 मार्च 1952, 4 मार्च 1953। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 मार्च 1951, क्योंकि दिल्ली में ही हुआ है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसका शुभारंभ 4 मार्च 1951 में हुआ था। स्थल कहां पे? दिल्ली में आयोजित हुआ था। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था। 11 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 489 खिलाड़ी थे। आदर्श वाक्य क्या रहा? तो सदा आगे, एवर ऑनवर्ड रहा इसका आदर्श वाक्य। 2018 का जो एशियाई गेम्स हुआ था वो जकार्ता, इंडोनेशिया में। 2022 का, हालांकि कोरोना के कारण 2022 में संभव नहीं हो पाया था, 2023 में झांगझोउ चीन में आयोजित हुआ था। और 2023 का जो प्रस्तावित है कहां पे? नागोया जापान में, नागोया जापान में। तो इन सारे फैक्टों को याद रखिए, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? पॉलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डिटेल देख लेते हैं इसकी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो ये भी याद रखिए, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के गठन की बात करें तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया था। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व में नौ जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? नौ जागरण की जो शुरुआत हुई थी किस देश में हुई थी? यहां पे ऑप्शन में देखें तो इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। तो किस देश में हुई थी? ये इटली में हुई थी। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पुनर्जागरण की शुरुआत जो हुई थी वो इटली के फ्लोरेंस नगर में हुई थी। फ्लोरेंस शहर जो है वहां से हुई थी। पुनर्जागरण का जो अग्रदूत बोला जाता है वो इटली के महान कवि दांते को बोला जाता है। इनका जीवन काल 1260 से लेकर 1321 ईस्वी रहा, जिससे पुनर्जागरण का अग्रदूत बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? यहां पे ऑप्शन में देखें 16 अगस्त 1946, 46, 17 अगस्त 1946, ये 1946 कर लीजिएगा, 19 अगस्त 1946, 30 अगस्त 1946। तो कब मनाया गया था? ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। डिटेल देख लेते हैं इसकी। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया, और इसी दिन को कलकत्ता का भीषण हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कलकत्ता का भीषण हत्याकांड के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। आसान सा सवाल है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मड फोर्सेस? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? यहां पे ऑप्शन में देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति और डिफेंस रक्षा मंत्री। कौन है? तो ये भारत के राष्ट्रपति हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो यहां पे देखें, भारत दर्पण, मिडनाइट, यंग इंडिया, चित्रा। तो इसमें से कौन सी महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है? तो ये यंग इंडिया है। कौन सी है? यंग इंडिया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। महात्मा गांधी की जो पत्रिकाएं और समाचार पत्र हैं, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया रही। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी, और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1919 से लेकर 1931 तक रहा।
इसे अमेरिका में इंडिया होम रूल लीग ऑफ अमेरिका के लाला लाजपत राय द्वारा इसे पुनः प्रकाशित किया गया था। किस नाम से? इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका के नाम से। और किसने प्रकाशित किया था पुनः? लाला लाजपत राय द्वारा इसे पुनः प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। डूरंड कप और रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप और रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? ये ट्रॉफी से संबंधित है। कौन से खेल से है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, गोल्फ, फुटबॉल। तो किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, इसकी देख लेते हैं। जो कप और ट्रॉफियां हैं और महत्वपूर्ण खेल हैं उससे संबंधित पूछा जाता है। तो फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सी कप और ट्रॉफियां हैं? डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, कलिंग कप, डीसीएम ट्रॉफी, बीसी राय ट्रॉफी इत्यादि किससे? फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप, सीके नायडू, विजय हजारे, एशिया कप, देवधर ट्रॉफी, आईसीसी वर्ल्ड कप, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी इत्यादि किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। यदि हॉकी की बात करें तो बेटन कप, रंगास्वामी, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू सुल्तान अजलान शाह कप, सिंधिया गोल्ड कप इत्यादि किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बास्केटबॉल में FIBA बास्केटबॉल विश्व कप, यूरो बास्केट, NBA नेहरू कप, फेडरेशन कप इत्यादि किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। गोल्फ, वाटर कप, सर्किट कप, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स किससे संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। बैडमिंटन में इंपॉर्टेंट हो जाता है अमृत दीवान कप, नारंग कप, चड्डा कप, थॉमस कप। ये सारी की सारी ट्रॉफियां किससे है? बैडमिंटन से। और टेनिस की बात करें तो डेविस कप, ऑस्ट्रेलियन कप, फ्रेंच ओपन, विलियमडन कप, US ओपन इत्यादि किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। तो ये सारी कप और ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मार्च। तो किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ये राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज हो जाते हैं उनको भी देख लीजिए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस। इसके अलावा 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल। तो किसे कहा जाता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक? तो यह सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। यह भारत का शीर्ष न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। इसका जो वर्णन मिलता है संविधान में वो कहां पे मिलता है? भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर 147 में मिलता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसका वर्णन कहां पे मिलता है? तो संविधान के भाग 5 में मिलता है, आर्टिकल 124 से 127 के बीच में। सुप्रीम कोर्ट अवस्थित कहां है? तो ये दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में अभी मुख्य न्यायाधीश सहित 33 अन्य न्यायाधीशों के साथ 34 न्यायाधीश हैं। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश सभी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। और इसको पद से हटाया कैसे जा सकता है? तो यह महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग प्रस्ताव से। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके कुछ अन्य झीलें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनको भी देख लेते हैं। वेम्बनाड झील कहां पे है? ये केरल में है। चिल्का झील जो प्रश्न में पूछा गया है उड़ीसा में है। इसके अलावा शिवाजी झील, लोनार झील, ये कहां पे है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कई बार पूछा गया है। इंदिरा सागर झील, भोजताल कहां पे है? मध्य प्रदेश में। पेंगोंग झील कहां पे है? लद्दाख में। पुलिकट झील, हुसैन सागर, ये आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर झील ये गुजरात में है। नागार्जुन सागर झील तेलंगाना में है। लोकटक झील मणिपुर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। वुलर झील
ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सांभर झील, पुष्कर झील, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो ये सारी झीलें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इनको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? यहां पे ऑप्शन में देखें, पेट्रोलियम पदार्थों, झींगा मछली, उर्वरक, बागवानी। तो किससे संबंधित है गुलाबी क्रांति? गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली से संबंधित है। किससे है? झींगा मछली से संबंधित है। इसकी डिटेल देख लेते हैं और क्रांतियों, अन्य क्रांतियां जो हैं उसको भी देख लेते हैं जो अन्य क्रांतियों से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, महत्वपूर्ण रही है काफी। सबसे विकसित, सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन का प्रभाव इसका ही हुआ है, हरित क्रांति का। श्वेत क्रांति की बात करें तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति जो प्रश्न में पूछा गया है, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से है। काली क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम और खनिज तेलों से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन और मुर्गियों के से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से है। इंद्रधनुष क्रांति जो है वो सभी क्रांति से, हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को मिलाकर इंद्रधनुष क्रांति है। सदाबहार क्रांति मिट्टी को उन्नत बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देना। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू के उत्पादन से है। तो ये सभी क्रांतियों की लिस्ट है, इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु से संबंधित है? यहां पे कुछ त्योहार दिए गए हैं, कौन से हैं? पोंगल, बिहू, लोहरी, गुरु पर्व। तो कौन सा तमिलनाडु से संबंधित है? तो ये पोंगल है। कौन सा त्योहार है? पोंगल जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। कुछ अन्य त्योहारों को भी देख लेते हैं। हार्डबिल त्योहार ये नागालैंड से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ओणम, विशु, परिपली गजमेला ये कहां? केरल में मनाया जाता है। बाली यात्रा, धानु यात्रा, नुयाखाई त्योहार, चैत्र यात्रा कहां से? उड़ीसा से संबंधित है। नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश से संबंधित है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से है। वैसाखी जो है पंजाब और हरियाणा से है। संगाई उत्सव किससे है? ये मणिपुर राज्य से है। फगली हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पक्के पक्का हार्नबिल तमांग उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश से। और बिहू विजी किससे है? आसाम से है। तो ये सारे उत्सव त्योहार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको भी देख लीजिए। लैंड ऑफ मिडनाइट के नाम से किस देश को जाना जाता है? कौन सी कंट्री है जिसे लैंड ऑफ मिडनाइट के नाम से जाना जाता है? यहां पे ऑप्शन में देखें तो आयरलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, जापान। तो कौन सी कंट्री है? ये नॉर्वे है जिसे लैंड ऑफ मिडनाइट के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य उपनामों को देख लेते हैं और उनके स्थानों को। मोतियों का द्वीप बहरीन को बोला जाता है। प्रश्न पूछा जाए मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो ये बहरीन है। सांपों का देश ब्राजील को। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को बोला जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा को बोला जाता है। दुनिया की छत पामीर का पठार है। उगते हुए सूर्य का देश जापान। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क और पवित्र भूमि जेरूसलम है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उपनाम, तो इनको भी ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, मौर्य साम्राज्य के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? मौर्य साम्राज्य के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? तो यहां पे ऑप्शन में देखिए, शुंग वंश, कर्ण वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि भारत का जो एकीकरण हुआ था, अखंड भारत की जो कल्पना की थी वो मौर्य साम्राज्य ने की थी। पूरे अखंड भारत को एक किया था। और उसके बाद शुंग वंश, किस वंश का उदय हुआ? शुंग वंश का उदय हुआ है। इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। देख लेते हैं इनकी अन्य डिटेल। यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो हर्यक वंश, बिंबिसार इसके संस्थापक रहे हैं। नागवंश शिशुनाग इसके संस्थापक रहे हैं। नंदवंश महापद्मानंद, जिसके अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और उसके बाद जो पूछा गया है प्रश्न, कौन सा शासक वंश आया? तो शुंग वंश आया। स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद कर्ण वंश वासुदेव। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। गुप्त वंश की श्रीगुप्त ने की थी। वर्धन वंश की पुष्यभूति वंश ने की थी। और हूण वंश की तोरमाड़ वंश ने की थी। तो इन सारे फैक्टों को याद रखिए, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे बिहार का शोक भी बोला जाता है। तो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, कोसी, चंबल और घग्गर। इसमें से जो कोसी नदी है
ये भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है और यही कारण है बिहार से निकलती है और बिहार का शोक बोला जाता है इसे। कौन सी नदी है? कोसी नदी। अंतिम प्रश्न था, इसके आगे साइंस के प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, सिरका, बेकिंग पाउडर, पोटास और सोडा है। तो पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ये पोटास है। क्या नाम है? पोटास है। इसके अलावा अन्य जो रासायनिक नाम है और सामान्य नाम है उनको भी देख लेते हैं। धोने के सोडा को क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट है रासायनिक नाम। खाने का सोडा जो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है CaClO। विनेगर जो होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। तो ये भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, बंदूक में छोड़ी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? यहां पे ऑप्शन में देखें तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बंदूक में छोड़ी गई जो गोली होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? ये गतिज ऊर्जा होती है। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं और बंदूक में छोड़ी गई गोली इसी गतिज ऊर्जा की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कांसे की मूर्तियों में तांबा धीरे धीरे हरे रंग का हो जाता है, यह हरे रंग का कारण क्या है? जो कांसे की मूर्तियां हैं तांबा उसमें धीरे धीरे हरे रंग का हो जाता है कुछ दिनों के बाद, वो हरे रंग का कारण क्या है? तो तांबा जब O2 के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है और वही कॉपर ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है और यही कॉपर कार्बोनेट क्या होता है? हरे रंग का कारण होता है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। इसी कारण जो तांबा होता है कुछ दिनों बाद हरे रंग की परत चढ़ जाती है, वो कौन क्या होता है? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन की कमी एवं इसकी कमी से उत्पन्न बीमारी का जोड़ा नहीं है? कौन सी विटामिन बीमारी इन विटामिन से संबंधित नहीं है, उसकी कमी से नहीं है? तो यहां पे देखें, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, ये भी सही है। रिकेटस विटामिन सी, ये गलत हो जाता है क्योंकि रिकेटस जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहां पे पूछा गया है सही जोड़ा नहीं है, तो कौन सा सही जोड़ा नहीं है? सी है। नेक्स्ट देखते हैं, दांतों का रोग, ये विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये भी सही है। यहां पे जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा क्योंकि पूछा गया है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यहां से सी हो जाएगा, विटामिन सी नहीं है। ओंकोलॉजी किस बीमारी के अध्ययन को कहा जाता है? द स्टडी ऑफ विच डिजीज इज कॉल्ड ओंकोलॉजी। यहां पे ऑप्शन में देखें तो पीलिया, कैंसर, रिकेटस, रतौंधी। तो कौन सी बीमारी को ओंकोलॉजी के कहा जाता है? ये कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजी कहा जाता है। इस तरह से आज के हमारे जीके और जीएस के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।